हेलो दोस्तों, मैं अमित एडवर्ड एक बार फिर से आप लोग के बीच में साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर हिटाची का है। आज हमारी वर्कशॉप आया है, उसको देखेंगे। अंदर क्या पोजीशन में दिखा रहा हूँ, ऊपर और नीचे डिजिटल इन्वर्टर है दोस्तों। और इसमें नो कूलिंग की प्रॉब्लम आ रही है और इसको अब हम चेक करेंगे इसमें समस्या क्या आ रही है। जिस प्रकार इस टब देख रहे हैं, टब भी काफ़ी बड़ा रहता है क्योंकि जो डिफ्रॉस्ट होता है इसका पूरा पानी बाहर गिरता है और एक कॉइल बना हुआ है और एक कॉइल की तरह वाष्पीकरण होता है। तो ये भी काफ़ी रस्ट है, इसमें गंदगी है और उससे ही पाइपलाइन सड़ जाता है। यहाँ से भी लीकेज होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो फिलहाल अब हम इसको चेक करेंगे कि इसमें रेफ्रिजरेंट है कि नहीं। तो अभी हम इसको बारी बारी से देखेंगे और इसमें जो R600 का एप्लीकेशन है, आइसोब्यूटेन रेफ्रिजरेंट है दोस्तों। ये बहुत ही ज्वलनशील रेफ्रिजरेंट है। इसमें हम बहुत सावधानी से काम करेंगे कभी भी काम करना है तो, और इसके बारे में मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और जैसे कि कॉइल देख रहे हैं, कॉइल को भी हम चेंज करेंगे क्योंकि काफ़ी गंदा लग रहा है और अभी नहीं करेंगे तो बाद में फिर से समस्या यहाँ आ जाएगी। तो दोस्तों, एक कॉइल हर कंपनी बना रहता है। तो अब हम उसको ड्रायर से सबसे सावधानी रखेंगे कि हमें काटना है और खुले जगह में काम करना है। अगर बुजुर्ग और बच्चे हैं तो उनको दूर रखेंगे क्योंकि ज्वलनशील रेफ्रिजरेंट है और ये भी टॉक्सी है दोस्तों। सब रेफ्रिजरेंट जहरीली होती है पर इतनी नहीं रहती, फिर भी जहरीली होती है। तो अपन मास्क पहन के काम करेंगे और इसको पता कर लिए कि हमको पता चल गया इसमें रेफ्रिजरेंट है दोस्तों। तो इसको हम क्या करेंगे, पूरे बाहर निकाल लेंगे, इसको पूरा कंप्रेसर को बाहर खोलेंगे क्योंकि हम इसका ऑयल को भी चेक करेंगे। इसमें ऑयल कितना है, ऑयल कंपलसरी चेंज करना और इस टब को बाहर निकालेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, कंप्रेसर को हम बाहर निकाल लिए हैं और इसका ऑयल भी निकाल लिया और कॉइल को भी देखिए हम निकाल के बाहर रखे हैं और इसको नया लगाएंगे। और हम अभी फ्लैशिंग करेंगे कंडेंसर कॉइल को। तो कंप्रेसर ऑयल निकालने के बाद हम इसमें हमें पता चला कि इसमें काफ़ी कम मात्रा में ऑयल है दोस्तों। समथिंग 80 से 100 ग्राम हमारा ऑयल कम है। तो अब हम फ्लैशिंग करने से कंडेंसर को फ्लैशिंग कर रहे हैं, तो फ्लैशिंग करने से हमको पता चल गया कंडेंसर में नहीं है। ये 638 लीटर का हिटाची का साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर है और इसमें 80 ग्राम रेफ्रिजरेंट चार्ज होगा। और हम कैपिलरी से भी फ्लैशिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी बहुत भी रहती है तो फ्लैशिंग होती है। तो अभी हम फ्लैशिंग करके देख रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से हमें पता चल गया है कि ऑयल काफ़ी कम है तो वो एवापोरेटर कॉइल में ही है। तो दोस्तों, और लीकेज तो नहीं है, तो उस कारण से एवापोरेटर कॉइल में। तो दोस्तों, हमने से डिसीजन लिया है कि इसको हम बाहर करेंगे। तो बाहर करने के लिए देखिए, इसमें स्विच डोर जो दिए हुए हैं, 4 स्विच डोर दिए हुए हैं। हिटाची का जो साइड बाय साइड में 4 रहता है। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले 2 स्क्रू है, उसको खोलेंगे। अगर आपको बाहर खोलना है तो इस लाइट टेस्टर की सहायता से स्क्रू से इसको खोल के आप देख सकते हैं कोई हमारा फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो प्रेस करेंगे जब पुश बटन तभी ऑन होगा, ओपन होगा तो ऑफ हो जाएगा दोस्तों। तो अगर फैन मोटर भी चेंज करना है तो इस सब प्रक्रिया से हमको खोलना ही पड़ेगा। तो अभी हम बारी बारी हम इस सब को खोल लेंगे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। ये सब को खोलेंगे और ऑटोमेटिक आइसिंग का है दोस्तों ये सिस्टम, और इसको भी धीरे से बाहर निकालेंगे और ज़्यादा जोर नहीं लगाना है हमको इस कार के लिए क्योंकि ये नाजुक होता है, टूट जाएगा। और ये सब स्क्रू को हम स्क्रू ड्राइवर से खोलने के बाद हम इस पैनल को बाहर करेंगे और पैनल को बाहर करने के बाद फिर हम आगे की प्रक्रिया को देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो इसको खोलने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपना सेंसर है जो उसका तापमान को अंदर का बताता है। ये 2 फैन मोटर है, 14 वोल्ट के हैं। और यहाँ पर इसको भी हम खोलेंगे, ऊपर में लॉक रहते हैं, सावधानी से खोलेंगे, ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस लॉक को धीरे से हाथ से प्रेस करने के बाद, और इसके बीच में 2 स्क्रू हैं जिस प्रकार से देख रहे हैं। एक स्क्रू ये है और एक स्क्रू ये स्क्रू को हम स्क्रू ड्राइवर से खोलेंगे और बारी बारी सब कनेक्टर को अपन खोल लेंगे क्योंकि ये
डीसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, तो सिस्टम डीसी और एसी में रहता है, क्योंकि यहाँ पर हम सबको कनेक्टर खोलने के बाद ये सब पैनल बाहर होगा और इसको धीरे से, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है और प्यार से आहिस्ता से इसको भी अपन धीरे से बाहर कर लेंगे और थोड़ा सा साइड करने के बाद जब खोलेंगे तो ये आराम से निकल जाएगा। और इसको निकलने के बाद फिर हम एवापोरेटर कॉइल को भी खोलेंगे। तो एवापोरेटर कॉइल में काफ़ी मात्रा में ऑयल है दोस्तों, तो उसको निकालने के लिए हमें इसको बाहर करना पड़ेगा। तो इसको कैसे अपन बाहर करेंगे ये आपको मैं अब दिखा रहा हूँ। देखिए हीटर का भी कनेक्शन है, हीटर भी नीचे में लगा हुआ है और इस ज्वाइंट को हम यहाँ से खोलेंगे। यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि एल्युमिनियम और कॉपर है यहाँ पर और बहुत ही एल्युमिनियम मेटल बहुत कमज़ोर होता है। तो हमें कॉपर और इसका ज्वाइंट निकालने के लिए हमें फ्लेम की आवश्यकता पड़ती है और फ्लेम से हम निकाल रहे हैं तो हमें कॉटन लपेटना पड़ेगा चारों साइड। और सेफ्टी के लिए आप मेटल का इस्तेमाल करिए और मेटल शीट लगा दीजिए और अच्छे से कपड़े से ढक दीजिए और इसको ज़्यादा तापमान में ही अपन खोलने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो ये आपस में मेल्ट हो जाएगा और वो ब्लॉक भी हो सकता है। तो इसको देखिए आराम से हम इसको खोल लें, कैपिलरी को भी और अपन सक्शन पाइप को भी खोल लेंगे। और इसमें ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि देखिए बड़े आसान तरीके से खुल गया। इस कार्य में आप 2-3 लोग यहाँ पर रहेंगे और बारी बारी सिस्टम से काम करेंगे। जगह बड़ा रहता है पर हमको सावधानी से काम करना पड़ेगा, अगर एक भी लापरवाही से हमारा नुकसान हो सकता है। तो ये देखिए हम एवापोरेटर कॉइल को हम बाहर निकाल चुके हैं और इसको अच्छे से हम अब ड्राई नाइट्रोजन गैस से हम फ्लैशिंग करेंगे। तो ये काफ़ी लंबा है, इसको हम मेजरमेंट करके आपको दिखा देते हैं। ये 22 इंच का इसका लेंथ है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी देख लेते हैं, समथिंग 8 इंच है दोस्तों। तो इतना बड़ा कॉइल है दोस्तों, तो इसमें ऑयल काफ़ी मात्रा में है। अब यहाँ पर हम इसको फ्लैशिंग करने के लिए ड्राई नाइट्रोजन के लिए हम कपलर का इस्तेमाल करेंगे। और देखिए इसमें कितनी मात्रा में ऑयल है, देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा ऑयल चढ़ा हुआ है। इसी कारण से ये सिस्टम कूलिंग नहीं कर पा रहा था, इसको बोलते हैं पार्शियल चोकिंग। वो इसलिए होता है दोस्तों, एक्सेस ऑयल जाने से ये चोकिंग की समस्या हो गई थी। अब आप समझ लीजिए कि बाल्टी में पाइप डाल के फूकने वाली बात हो गई, तो उसमें कितना अपना ऑयल निकलेगा, नहीं निकल पाता। चाहे नाइट्रोजन से कितने भी फ्लैशिंग करते ये नहीं निकलता। इसलिए हमको ये एवापोरेटर कॉइल को बाहर निकाल के अच्छी तरीके से फ्लैशिंग करना पड़ेगा। और अच्छे से फ्लैशिंग करके जितनी मात्रा में आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ऑयल था इसमें, इस ऑयल को हम निकाल लेंगे। और इस प्रक्रिया में टाइम लगता है। और मैं आपको बता दूं कि एयर प्रेशर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई केमिकल का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। ड्राई नाइट्रोजन गैस से आप 70-80 PSI में फ्लैशिंग आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों। और ये हम सिलेंडर है, बड़ा सिलेंडर है उसके हमारे पास, उससे हम कर रहे हैं दोस्तों। और वीडियो को थोड़ा सा मैं फास्ट किया हूँ क्योंकि लंबा है ये वीडियो, क्योंकि मैं पूरी इसमें संपूर्ण जानकारी देने की इसलिए कोशिश करता हूँ कि बहुत सी चीज़ अगर आपके पास ही आएगा तो आप कर सकते हैं। और इसमें मैं थर्मल फ्यूज, टेम्परेचर फ्यूज को भी चेक कर रहे हैं हम, और वो भी सही है। और जो सिस्टम है हम उसको बराबर चेक कर लेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर का जो हीटर भी है उस हीटर को भी हम चेक करेंगे। तो ये मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये सब चीज़ें यहाँ पर लगा है। अगर आपके पास ऐसा आएगा तो आप भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये इसका हीटर है, काफ़ी बड़ा हीटर है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर भी काफ़ी बड़ा है। और अंदर जितना भी अगर गंदगी दिखता है उस गंदगी को अच्छे से साफ कर लेंगे और कहीं पर भी गंदगी ना रहे, क्योंकि ब्लॉक होगा तो पानी रह जाएगा तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा। और हम देखिए इसको बारी बारी से हीटर को भी कैसे चेक करना है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। कंटिन्यूटी में चेक नहीं होगा, क्लैम मीटर में रखिए और डायोड मोड में रखने के बाद इसको दोनों सिरे को आप लगाएंगे प्रॉप को, तो उसका रेजिस्टेंस देखिए बता रहा है। तो इस प्रकार से इसका
हीटर को चेक किया जाता है। और हीटर चेक करने के बाद जैसे लगाने का भी बड़ा आसान तरीका है। देखिए, एक हाथ से प्रेस, एक उंगली से प्रेस करेंगे, ये लग जाएगा। और उसी तरीके से दूसरे सिरे को भी अपन प्रेस करेंगे, बड़े आसानी से लग जाता है। कोई साइंस रॉकेट नहीं है, बड़ा आसान है दोस्तों। ऐसा आपके पास आए, बड़ा जरूर दिखता है पर काम करने में आसानी जाता है दोस्तों। और कभी घबराएंगे नहीं, ऐसे आपके पास आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये वीडियो काफी आप लोग के हेल्पफुल रहेगा दोस्तों, और इसको स्किप मत करके देखिए, कभी भी पूरा देखिए तो पूरी जानकारी मिलेगी। क्योंकि बहुत सी चीज हम स्किप करके देखते हैं, नहीं सीख पाते, फिर हमें बाद में तकलीफ होता है दोस्तों। और कभी भी हम कार्य करते हैं तो समय लीजिए, जल्दबाजी से काम नहीं होता। जिस प्रकार हम इसको निकाले थे कॉइल को, कूलिंग कॉइल को, उसी प्रकार हम फिर से कॉटन को अच्छे से लपेटेंगे। और उसमें लपेटने के बाद हम पुनः उसमें ब्रेजिंग करेंगे। अब हमें सावधानी की यही आवश्यकता है कि कहीं भी हमारा कोई भी सिस्टम हीट नहीं होना चाहिए। अगर आप बिगनर हैं तो ये टॉर्च का इस्तेमाल मत करिएगा। ये टॉर्च वेल्डिंग गैस है, तो आपका हाथ साफ रहेगा तभी कर पाएंगे। तो आप ब्यूटेन गैस रहता है, उससे आप कर लीजिएगा। और बारी बारी इसको आसानी से फिर से जैसे निकाले थे उसी प्रकार हम इसको लगाएंगे। और उसके लगाने के बाद हम पूरा ब्रेजिंग जहाँ हमने किया उसको करने के बाद लीक डिस्टेक्स एक बार फिर से चेक कर लेंगे। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं दोस्तों तो लाइक आप सब्सक्राइब जरूर करिए। और बहुत सारी मैं यूजफुल जानकारी आप लोग को देता हूं, तो आप लोग का फर्ज बनता है दोस्तों। और कमेंट करिए, लाइक करिए दोस्तों। और मैं आप लोग ने मेहनत करता हूं तो आप लोग को भी ये प्यारा सा कमेंट करेंगे दोस्तों। तो आप अगर मिरर की सहायता से भी बैक साइड दे सकते हैं। और ड्राई नाइट्रोजन गैस का प्रेशर डाल के आधा घंटा आप छोड़ दीजिए। और उसके बाद जहाँ जहाँ ब्रेजिंग किए उसको पूरा लीक को डिटेक्ट कर लेंगे, चेक कर लेंगे। देखिए, बहुत अच्छे से हमने इसको वापस पुनः इसको हम फिर से लगा लेंगे। जिस प्रकार से खोलें उसी प्रकार से हमें लगाने की आवश्यकता है। और लगता आसानी से है, बड़ा देखने से डरिए मत। कभी भी काम करने की कोशिश करेंगे तो जरूर हो जाएगा दोस्तों। और जो भी कनेक्टर थे, देखिए प्यार से हमने पूरा सिस्टम को लगा दिया वैसे ही पुनः। और सब कनेक्टर एक कनेक्टर टू कनेक्टर है, कोई दूसरे में नहीं लगता दोस्तों। और ये पूरा लग चुका है। अब इसके बाद हम इसका अच्छे से डीप वैक्यूम करेंगे, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ आप लोग को। डीप वैक्यूम के लिए हमें दोनों साइड से, हाई और लो साइड से हमें क्या करना है, वैक्यूम करना है। और डबल स्टेज का अगर वैक्यूम पंप है तो और बेस्ट है दोस्तों। तो इसका हम होल्डर बना लिए हैं स्टैंड। आप भी ऐसे स्टैंड बना के कार्य कर सकते हैं, इसमें आसानी जाता है। और ध्यान देंगे, मैं चार्जिंग करूंगा तो कैपिलरी ट्यूब से मैं चार्ज कर रहा हूँ। और इसको भी मैंने स्वयं बनाया है, होल्डर को भी मैंने स्वयं बनाया है दोस्तों। बहुत सी चीजों को हम खुद कर सकते हैं और खुद बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि मार्केट में मिले, कहीं जगह मिलता है कहीं नहीं मिलता है दोस्तों। और इसमें हमने ऑयल 200 ml चार्ज किया है, इसको हमने नहीं दिखाया है, पर इसने हम ऑयल को चार्ज किए क्योंकि ऑयल इसमें नहीं बराबर था, 50% नहीं था दोस्तों। अब हम इसको कभी भी लिक्विड में चार्ज करते हैं, ये चीज आप लोग जानते हैं। तो लिक्विड में चार्ज करना है क्योंकि काफी ज्वलनशील रेफ्रिजरेंट है, इस चीज का जरूर ध्यान देंगे। ग्लव्स पहनिए, मास्क पहनिए, और हो सके तो शील्ड वाला जो हेलमेट होता है उसको पहन लीजिए। क्योंकि ये बिगनर है, लोग इसी पर गलतियां करते हैं और जल्दबाजी में अच्छा खासा हानि एक्सीडेंट हो सकता है दोस्तों। लापरवाही नहीं करेंगे। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का ये कंप्रेसर है दोस्तों, ये आरपीएम बढ़ता और घटता है दोस्तों। तो देखिए, हम रेफ्रिजरेंट को आहिस्ता से वाल्व को खोल दिए, अब हम इसको चार्ज कर रहे हैं। अब देखेंगे धीरे धीरे रेफ्रिजरेंट लिक्विड पोजीशन में डालने का है दोस्तों। आइसो ब्यूटेन गैस है दोस्तों, ये ज्वलनशील गैस है। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ये ज्वलनशील गैस है, इसमें सावधानी को काफी बरतना है। अच्छी प्रैक्टिस होने के बाद ये सब कार्य करेगा। नए लोग अगर नहीं है तो प्रैक्टिस अपनी अच्छी करने के बाद ही आप रिस्क लीजिए दोस्तों। कभी भी
गलत तरीके से चार्ज मत करिए और कभी भी बैक प्रेशर के द्वारा चार्ज नहीं किया जाता है। आपको केवल वेट करके ही चार्ज करना है। आपको मेरी सारे वीडियो में मैंने अभी तक बिना वेट किए कोई भी रेफ्रिजरेंट चार्ज करना नहीं सिखाया है। इसमें 80 ग्राम रेफ्रिजरेंट चार्ज होगा, इस चीज को ध्यान देंगे। और ये जो R600 रेफ्रिजरेंट है, ये प्राकृतिक रेफ्रिजरेंट है दोस्तों। तो ये जो गैस है प्राकृतिक है, R290 भी प्राकृतिक है, CO2 भी प्राकृतिक रेफ्रिजरेंट गैस है दोस्तों। तो इस चीज की जानकारी होना जरूरी है हमको, और हमें बड़ी सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि आगे अब यही चलेगा दोस्तों। R600 ही रेफ्रिजरेटर में आ रहा है और डीप फ्रीजर में 290। ये दोनों बहुत ज्वलनशील गैस है और इस चीज को आप ध्यान देंगे। इसको कभी भी लिक्विड में ही चार्ज किया जाता है। तो ये आप अगर आपका जो तौर तरीका जो था उसको छोड़िए, आप गुड प्रैक्टिस में काम करने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि आने जितने भी समय है 2030 तक दोस्तों 134A रेफ्रिजरेंट बिल्कुल ही बंद हो जाएगा हिंदुस्तान में। ये चीज को ध्यान देंगे, क्योंकि हमको काम करना है 290 में और R600 में ओनली, सिर्फ इसी दोनों ज्वलनशील में गैस में हमको कार्य करना है। तो हमको प्रैक्टिस की अच्छी आवश्यकता है, करने की कोई बात नहीं है। और अगर हम अच्छे प्रैक्टिस में काम करेंगे तो 5 मिनट में गैस रिचार्ज हो जाता है दोस्तों। हमने इसमें पूरा 80 ग्राम रेफ्रिजरेंट चार्ज किया, उस कैन में 55 ग्राम था और इसमें हमने समथिंग 25-26 ग्राम रेफ्रिजरेंट चार्ज किया। 80 ग्राम हम पूरा वेट करके डाल दिए। बैक प्रेशर देख के कभी भी गैस चार्ज नहीं करते, ना प्रॉपर गैस चार्ज हो पाएगा आपका। ये चीज को जरूर ध्यान देंगे आप, क्योंकि क्वेश्चन और ज्यादातर यही पूछते हैं कि हर मौसम में अलग अलग तापमान होता है, तो हमें कौन से तापमान में रखना चाहिए। ये गलत बात है। आपको हरदम वेट करके करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगा दोस्तों। हमारा रेफ्रिजरेंट चार्ज हो चुका है। अब इसमें लॉक करने वाली जो प्रक्रिया है ये मैं दिखा रहा हूँ। इसको इस वीडियो को थोड़ा सा मैं स्पीड किया हूँ, तो इस प्रकार से लॉक करूंगा। अगर आप NRB वाल इस्तेमाल करते हैं तो आप कर सकते हैं। और मैं लॉक करके देखिए आपको सामने दिखा रहा हूँ उसको। मैं इसको ब्रेजिंग भी कर दूंगा। ये बहुत आसानी से होता है, क्योंकि ये मेरा लॉन्ग समय का प्रैक्टिस है, इसलिए मेरे लिए बड़ा आसान है दोस्तों। अगर आप नए हैं तो इसकी थोड़ी सी रिस्क है दोस्तों, क्योंकि ज्वलनशील ये गैस है, नुकसान हो सकता है। और हमारा अब ये गैस रिचार्ज हो गया और हम लॉक भी लगा दिए, और एक काम हमारा बहुत अच्छे से अब कर रहा है दोस्तों। और अंदर का थोड़ा सा तापमान भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और इस प्रकार से आप काम करेंगे तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है दोस्तों, और इस प्रकार से कार्य किया जाता है।